नमस्कार साथियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ एवं बुद्धि की परिभाषा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है, देखो, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि अमूर्त विचारों की बात में सोचने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टर्न ने कहा था कि बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। बुद्धि सीखने या अनुभव लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है, बर्ट ने कहा था। अब बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, बुद्धि क्या है, देखो एक्चुअल में क्या है। बुद्धि मनुष्य की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि मनुष्य को विविध बातें सीखने में सहायता होती है। जिसमें ज्यादा बुद्धि होती है वो ज्यादा बातें सीखेगा, ज्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा। बुद्धि मनुष्य को अमूर्त चिंतन की योग्यता देती है। अमूर्त चिंतन का अर्थ क्या हुआ? अमूर्त चिंतन, चिंतन का अर्थ है बिना किसी वस्तु को बिना देखे उसके बारे में चिंता करना। उस और किसी आपके पास कोई समस्या है, बिना देखे उस समस्या के समाधान के बारे में चिंतन करना, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब आपके सामने कोई समस्या है और उसके बारे में चिंतन करना, या आपके सामने कोई वस्तु है उसके बारे में चिंतन करना, यह है मूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन बिना देखे किसी वस्तु या किसी समस्या के समाधान के बारे में चिंतन करना, अमूर्त चिंतन। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि मनुष्य को अमूर्त चिंतन की योग्यता देती है। बुद्धि मनुष्य को अपने पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक जैसे जैसे विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक वैसे ही बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि मनुष्य द्वारा नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायक है। बुद्धि मनुष्य की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सुगम बनाती है। बुद्धि मनुष्य को अच्छे बुरे सत्य असत्य कार्य में अंतर की योग्यता देती है। सीखने की क्षमता के रूप में जो व्यक्ति जितनी जल्दी सीख लेता है उसमें सीखने की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना ही तीव्र बुद्धि वाला समझा जाता है। अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता अर्थात शब्दों, संकेतों, चिन्हों, गणितीय अंकों के मध्य संबंधों को समझने व उनकी व्याख्या करने में जितनी क्षमता होती है उतने अधिक बुद्धिमान माने जाएंगे। देखो, अमूर्त चिंतन करने की जितनी ज्यादा क्षमता होगी, बिना देखे किसी वस्तु को और किसी समस्या के समाधान को करने की जिसमें जितनी ज्यादा क्षमता होगी वो अधिक बुद्धिमान माने जाएंगे। सीखने की क्षमता के रूप में कोई व्यक्ति जितनी जल्दी सीख जाता है उसको उतने बुद्धि माना जाएगा। वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसे उतने अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। या परिस्थितियों के अनुसार जो व्यक्ति खुद को जितनी जल्दी ढाल देता है उसे उतनी अधिक बुद्धिमान माना जाता है। अच्छा, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि का पहला सिद्धांत है एक कारक का सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बेने ने दिया था एक कारक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो मानव के मस्तिष्क में अनेक शक्तियां नहीं है, बुद्धि सिर्फ एक शक्ति है। एक शक्ति मतलब बेने के अनुसार बुद्धि क्या है? ये है, और बुद्धि बुद्धि सिर्फ एक सिंगल यूनिट है। ये क्या है? एक सिंगल यूनिट है बुद्धि, और जो इस समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है और विभिन्न खंड न होकर एक अविभाज्य इकाई है बुद्धि। एक पूर्ण खंड है बुद्धि, विभिन्न खंड बुद्धि के नहीं है, एक पूर्ण खंड है। तो अगर बुद्धि एक पूर्ण खंड है तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति अगर एक क्षेत्र में निपुण है तो वो संपूर्ण क्षेत्रों में निपुण होगा। पढ़ने में भी अच्छा होगा, खेलने में भी अच्छा होगा, गाने गीत गाने में भी अच्छा होगा, दौड़ने में भी अच्छा होगा, सारे कार्य करने में अच्छा होगा, जो कि क्या है? संभव नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत को क्या इतना ज्यादा सर्वमान्य नहीं माना गया। तो अब द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। उनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। एक स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। पहला सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक, जिसे एक जी कारक, दूसरा एफ कारक। ठीक है। तो स्पीयरमैन ने सामयिक रूप से क्रमशः एस कारक के रूप में स्पीयरमैन ने समेकित रूप से क्रमशः एस कारक के रूप में व्यक्त किया। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक अर्थात
क्रमशः एस कारक तथा जी कारक के रूप में व्यक्त किया। ये क्या है? क्रमशः एस कारक तथा ये एफ कारक, जी कारक तथा एस कारक, ये होगा जी कारक तथा एस कारक के रूप में बुद्धि को व्यक्त किया। इस प्रमाण के अनुसार जी कारक जो है अर्थात सामान्य कार्य करने की योग्यता जो व्यक्ति को जन्मजात से प्राप्त होती है। देखो दो कारक हैं, एक जी कारक, दूसरा एफ कारक। तो जो जी कारक है ये क्या है? सामान्य कार्य करने की योग्यता। जो सामान्य कार्य होते हैं जो लगभग सभी व्यक्ति करते हैं, सामान्य कार्य तो सभी व्यक्ति करते हैं, ठीक है। सामान्य कार्य क्या होता है? सभी व्यक्ति करते हैं। और दूसरा कारक है एफ कारक। जी कारक और एस कारक, ठीक है। जो जी कारक है वो क्या है? सामान्य कार्य करने की योग्यता है जो भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, और जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा अधिक योग्यता होगी वो उतने अधिक मानसिक कार्य में प्रवीण होगा। जिस व्यक्ति में यह जी कार्य की योग्यता जितनी अधिक होगी वह क्या उतना अधिक प्रवीण होगा। और इस सामान्य कार्य करने की योग्यता को प्रशिक्षण द्वारा या शिक्षण द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता। ये क्या होती है? जन्मजात होती है। स्पेरमैन के अनुसार, स्पेरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं किसी व्यक्ति में, पहला जी कारक, दूसरा एफ कारक। तो जी कारक मतलब सामान्य कारक जो जन्मजात होती है, उसे शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा होती है एस कारक, विशिष्ट कारक होती है। यह विशिष्ट योग्यताओं का समूह होता है। मतलब किसी व्यक्ति में सामान्य कारक तो सभी में पाया जाएगा, लेकिन एस कारक दूसरा कारक होता है एस कारक जो विशिष्ट कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। विशिष्ट कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग होती है और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए एक विशेष प्रकार के विशिष्ट कारक की आवश्यकता होती है, और इस विशिष्ट कारक को प्रशिक्षण शिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। विशिष्ट कारक मतलब कोई व्यक्ति क्या खेलने में अच्छा होगा, कोई व्यक्ति सिंगिंग में अच्छा होगा, कोई किसी क्रिकेट में अच्छा होगा, कोई फुटबॉल में अच्छा होगा, कोई वॉलीबॉल में अच्छा होगा, कोई क्या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा पढ़ने में, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई एसएसटी में अच्छा होगा, कोई संस्कृत में अच्छा होगा, कोई इंग्लिश में अच्छा होगा। तो ये क्या है? विशेष कारक होते हैं, एस कारक होते हैं, और इनको प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और सामान्य कारक व विशिष्ट कारक स्वतंत्र नहीं होते। ये सभी प्रकार के विशिष्ट योग्यता कारकों में सामान्य योग्यता कारकों की कम या अधिक मात्रा अवश्य विद्यमान होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक स्वतंत्र नहीं होते। सभी प्रकार के विशिष्ट योग्यता कारकों में सामान्य योग्यता कारकों की कम या अधिक मात्रा अवश्य विद्यमान होती है। तो इसका अर्थ हुआ ये जो एस कारक है, जो एस कारक है विशिष्ट कारक है, जो उसमें थोड़ा बहुत जो जी कारक विद्यमान थोड़ा या ज्यादा विद्यमान रहता है। ये किसका? स्पीडमैन का सिद्धांत था, द्विकार के सिद्धांत। तीसरा है समूह कार्य के सिद्धांत बस्टन ने दिया था। उनके अनुसार बुद्धि न तो मुख्य रूप से सामान्य कारक और न ही विशिष्ट एस कारक के द्वारा निर्धारित होती है। उनके अनुसार मानसिक प्रक्रियाओं का एक सामान्य प्राथमिक कारक होता है जो सभी मानसिक प्रक्रियाओं को एक सूत्र में बांधे रखता है तथा एक प्रकार की मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक प्रक्रियाओं से अलग रखता है। ऐसे सभी मानसिक क्रियाएं जिनका एक सामान्य प्राथमिक कारक होता है आपस में सहसंबंधित होते हैं तथा मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। इस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले कारक को प्राथमिक कारक कहते हैं। उन्होंने अपने समूह कारक सिद्धांत में 7 प्राथमिक कारकों का वर्णन किया तथा इन 7 प्राथमिक कारकों को नापने के लिए एक परीक्षण माला तैयार की जिसे प्राथमिक मासिक परीक्षण कहा जाता है। तो समूह कारक में क्या जो बस्टन थे, बस्टन ने क्या किया? 7 प्राथमिक कारक, 7 क्या प्राथमिक कारकों का निर्धारण किया। पहले शाब्दिक योग्यता अर्थात शब्दों का अर्थ समझने की योग्यता, शब्दों का अर्थ, शब्दों या वाक्यों का अर्थ समझने की योग्यता। आंकिक योग्यता,
आंकिक गणना करने की तीव्रता के साथ आंकिक गणना करने की योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, शब्दों का तीव्रता से उपयोग करने की क्षमता, स्थानिक योग्यता, स्थान में वस्तुओं का परिचालन करने की योग्यता, तर्क क्षमता, छिपे हुए को अभी समझने की योग्यता, स्मृति क्षमता, सामग्री को शीघ्र याद करने की योग्यता, प्रत्यक्षीकरण योग्यता, किसी वस्तु को छोटे से छोटे गुणों के साथ प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता। ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण योग्यता। तो ये जो 7 प्राथमिक कारक हैं, ये किसी व्यक्ति की बुद्धि को निर्धारित करते हैं। अगर इनमें इन 7 प्राथमिक कारकों में किसी व्यक्ति में कितने कारक हैं, वो उसकी बुद्धि उतनी ज्यादा अधिक होगी। अब एक सिद्धांत है कैटल का सिद्धांत। कैटल ने बुद्धि को 2 भागों में बांटा। पहला तरल बुद्धि, ये है तरल बुद्धि, तरल बुद्धि, और दूसरा है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि से तात्पर्य प्रत्यक्षीकरण की योग्यता से है, जिसे व्यक्ति या वस्तुओं के बीच संबंधों का प्रत्यक्षीकरण और पुनर्गठन करता है। तरल बुद्धि का निर्धारण आनुवंशिक कारकों से होता है। तरल बुद्धि नई परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करती है। भाई, तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि। कैटल ने बुद्धि को 2 भागों में बांटा, पहली तरल बुद्धि और दूसरी ठोस बुद्धि। कैटल के अनुसार किसी व्यक्ति में 2 प्रकार बुद्धि के 2 भाग हो सकते हैं, पहला तरल बुद्धि और दूसरा ठोस बुद्धि। तो तरल बुद्धि नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता, मतलब कोई व्यक्ति अगर नई परिस्थितियों के साथ बहुत जल्दी अनुकूलन खुद को ढाल देता है तो उसमें तरल बुद्धि ज्यादा होगी। ठीक है। और दूसरा है ठोस बुद्धि। अर्जित आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। जो व्यक्ति तरल बुद्धि का उपयोग करके अपनी जिंदगी के अनुभवों से अर्जित करता है। और जो तरल बुद्धि होती है वो क्या होती है? आनुवंशिक कारकों से निर्धारित होती है। और जो ठोस बुद्धि होती है वो अपने जीवन के अनुभवों से प्राप्त करता है, या पर्यावरण या सामाजिक कारक द्वारा, मतलब वातावरण के साथ या समाज में जो भी सीखता है, तरल बुद्धि का उपयोग करके वो जो कुछ सीखता है उसे कहते हैं ठोस बुद्धि। तो ठोस बुद्धि का विकास निरंतर चलता रहता है। इसमें व्यक्ति अपने अनुभव, प्रशिक्षण, अधिगम के परिणाम स्वरूप परिमार्जन करता रहता है। यह ठोस बुद्धि आनुवंशिकता की क्रिया के फलस्वरूप अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी बौद्धिक क्षमता का विकास होता रहता है। तो ये था कैटल का। ये तो थे हमारे बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे।